व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम पैथोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेल इंजरी, सेल डेथ एंड एडेप्टेशंस। तो अभी तक हमने पढ़ा था सेल इंजरी में, से पहले वाली वीडियो में सेल्यूलर एडेप्टेशंस। अब हम देख रहे हैं सेल्यूलर इंजरी। सेल इंजरी क्या है? तो हमने पढ़ा था कि इंजरी दो तरह की होती है, रिवर्सिबल इंजरी और इरिवर्सिबल इंजरी। रिवर्सिबल इंजरीज वो होती हैं जो मतलब रिकवर कर जाएं, मतलब कोई भी नॉर्मल सेल है, उसमें कोई भी स्ट्रेस या कोई स्टिमुलस मिला और उसमें इंजरी हुई, लेकिन अगर वो स्टिमुलस हटा दें तो क्या होगा, वो वापस से नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। तो वो है रिवर्सिबल इंजरी। और दूसरी होती है इरिवर्सिबल इंजरी, जिसको हम प्रोग्रेसिव इंजरी भी बोलते हैं। मतलब जो इंजरी, रिवर्सिबल इंजरी जो हुई है, वो आगे प्रोग्रेस कर ले या फिर काफ़ी टाइम तक परसिस्ट रहे, तो वो किस में चेंज हो जाती है? इरिवर्सिबल इंजरीज़ में। तो अब हम फीचर्स देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, पहले एक चार्ट से फिर डायग्राम से। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। तो फीचर्स में सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन रिवर्सिबल जो इंजरी होगी उसकी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन जो इरिवर्सिबल इंजरी होगी उसकी सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टेड हो जाएगी। हाँ, तो ये रॉबिन्स का एक डायग्राम है, जिसमें देखेंगे आप, ये जो पहले वाला डायग्राम है, मतलब ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल है, फिर ये हुई रिवर्सिबल इंजरी और उसके बाद हुई प्रोग्रेसिव इंजरी। तो जो रिवर्सिबल इंजरी में हमने देखा, रिवर्सिबल इंजरी में सेल मेम्ब्रेन का क्या फीचर होगा, तो रिवर्सिबल इंजरी में सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी। तो यहाँ पर अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इरिवर्सिबल इंजरी में देखेंगे तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसरप्ट हो गई है, कहीं भी इंटैक्ट नहीं है, वो डिसरप्ट हो गई है। लेकिन इसमें क्या था, रिवर्सिबल इंजरी में जो सेल मेम्ब्रेन थी वो इंटैक्ट थी। उसके अलावा दूसरा फीचर्स है, सेल स्वेलिंग मिलेगी रिवर्सिबल इंजरी में, स्वेल करेगी सेल। लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, सेल श्रिंक करेगी। उसके बाद और क्या मिलेगा रिवर्सिबल इंजरी में? रिवर्सिबल इंजरी में हमें ब्लैप्स मिलेंगे, ब्लैप्स फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन के ब्लैप्स बने हुए, ये ब्लैप्स। लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी में ब्लैप्स नहीं होंगे यहाँ। लेकिन और एक कॉमन फीचर क्या है जो दोनों में मिलेगा, माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स रिवर्सिबल इंजरी में भी मिल रहे हैं और माइलिन फिगर्स हमें इरिवर्सिबल इंजरी में भी मिल रहे हैं, दोनों में मिल रहे हैं। तो हमने देखा सेल मेम्ब्रेन रिवर्सिबल में इंटैक्ट थी, इरिवर्सिबल में डिसरप्टेड थी। वहाँ पर सेलुलर स्वेलिंग थी रिवर्सिबल में, इरिवर्सिबल में सेल श्रिंकेज थी। रिवर्सिबल इंजरी में सेलुलर ब्लैप्स बन रहे थे, मेम्ब्रेन में ब्लैप्स बन रहे थे, लेकिन इरिवर्सिबल में नहीं मिल रहे थे। और माइलिन फिगर्स हमें दोनों में मिल रहे थे। फिर नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल होगा किस में, रिवर्सिबल इंजरी में, और इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगा, उसकी लाइसिस हो जाएगी। तो फिर से डायग्राम देखते हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या हुई है, स्वेलिंग हुई है। और यहाँ पर देखें तो जो भी ऑर्गेनल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, ये सब क्या हो गए, डिसरप्ट हो गए, ब्रेक हो गए, लाइसिस हो गई उसकी। तो हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिवर्सिबल इंजरी में तो स्वेलिंग होगी, लेकिन इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होगी, लाइसिस होगी। फिर नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम देखें तो दोनों में डिसरप्टेड राइबोसोम मिलेगा हमें, रिवर्सिबल इंजरी में भी और इरिवर्सिबल इंजरी में भी। फिर नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे तो अगर हम ये देखते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल इंजरी का माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनमें हमें छोटी छोटी ये डेंसिटीज़ दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी डेंसिटीज़, स्मॉल डेंसिटीज़ दिख रहे हैं आपको। फिर अगर हम यही देखें किस में, इरिवर्सिबल इंजरी के माइटोकॉन्ड्रिया में, तो यहाँ पर ये अमॉर्फस इंजरीज, अमॉर्फस डेंसिटीज़ दिख रही हैं। वहाँ पर स्मॉल डेंसिटीज़ थी, यहाँ पर लार्ज डेंसिटीज़ दिख रही हैं, और क्या मिलेगा, और लाइसिस भी हो जाएगी।
देखो लाइसिस हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर नेक्स्ट है लाइजोसोम। तो लाइजोसोम रिवर्सिबल में ऑटोफैगी करेगा और इरिवर्सिबल में लाइसिस करेगा। रिवर्सिबल में जो लाइजोसोम होगा वो ऑटोफैगी करेगा। ऑटोफैगी का क्या मतलब है, मतलब अपनी मेम्ब्रेन बनाएगा और उसमें इनगल्फ करके जो भी होगा उसे इनगल्फ कर लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लाइजोसोम की लाइसिस हो गई, यानी कि बस्ट कर गया। बस्ट करेगा तो सारे ऑर्गेनल्स जो भी होंगे वो सब की लाइसिस होने लगेगी। तो हमें दिख रहा था यहाँ पर कि ब्रेकडाउन होने लगा, किसकी वजह से, लाइजोसोम बस्ट कर गया, यहाँ पर लाइसिस हो गई उसकी। लेकिन यहाँ पर ऑटोफैगी थी तो यहाँ पर ऑर्गेनल्स की लाइसिस नहीं हुई थी इस वजह से। लेकिन यहाँ पर लाइजोसोम लाइसिस कर गया, फट गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारे ऑर्गेनल्स क्या हो गए, टूट गए। तो एक बार टेक्स्ट से देख ले। तो यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमने अभी देखा डायग्राम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल करेगा रिवर्सिबल इंजरी में और लाइसिस होगी इरिवर्सिबल इंजरी में। राइबोसोम्स का डिसरप्शन मिलेगा दोनों में। माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल डेंसिटीज़ मिलेंगी रिवर्सिबल इंजरी में और लार्ज और अमॉर्फस डेंसिटीज़ मिलेंगी इरिवर्सिबल इंजरी में। लाइजोसोम ऑटोफैगी कर रहा था इसीलिए वहाँ पर सब कुछ इंटैक्ट था, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल अप था। और यहाँ पर इधर क्या हुआ, ये फट गया, फटने की वजह से क्या हुआ, सब टूट गया, सेल की मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रही, डिसरप्शन हो गया, राइबोसोम्स का डिसरप्शन हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया भी डिसरप्ट होने ही वाला है, एमॉर्फस डेंसिटीज़ बन गई हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लाइसिस कर गई। तो हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूक्लियस। यहाँ पर क्लम्प न्यूक्लियस मिलेगा और यहाँ पर हमें मिलेगी पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस। तीन चीज़ें मिलेंगी, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस। और साइटोस्केलेटन यहाँ पर एग्रीगेटेड मिलेगा, यहाँ पर डिसरप्टेड मिलेगा। तो डायग्राम से देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस की क्लम्पिंग मिलती है रिवर्सिबल इंजरी में। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियस क्लम्प है, दिख रहा है। और इरिवर्सिबल इंजरी में क्या होता है, उसमें पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस होने लगती है। तो यहाँ पर हो रही है पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलाइसिस। मतलब क्या है, न्यूक्लियस टूट रहा है। अब पिक्नोसिस मतलब कंडेंस करेगा और क्लम्पिंग होगी। कैरियोरेक्सिस मतलब फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंट्स बनेंगे। एंड कैरियोलाइसिस मतलब डिजॉल्व हो जाएगा। ये देखो डिजॉल्व होने लग गया न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट था साइटोस्केलेटन। यहाँ पर साइटोस्केलेटन एग्रीगेटेड है लेकिन यहाँ पर क्या है, डिसरप्टेड हो गया है। कहीं पे भी हमें साइटोस्केलेटन एग्रीगेटेड दिख रहा है, डिसरप्ट हो गया, चारों तरफ फैल गया है, कोई मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं बची है। तो ये हो गया डिफरेंस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी में। अभी हमने डिफरेंस देखा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इंजरी में। अब हम देख रहे हैं कॉजेज़ क्या हो सकते हैं एक सेल इंजरी के। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन डेप्रिवेशन। ऑक्सीजन डेप्रिवेशन का मतलब है ऑक्सीजन का अमाउंट कम होना, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होना। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी किस वजह से होगी, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी यानी कि हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया किस वजह से होगा, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से। ब्लड के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड। तो अगर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम पहुंच पाएगी ऑर्गन्स तक। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। और ब्लड फ्लो कम हो गया यानी कि इस्चीमिया हो गया। इससे क्या हो गया कि जो मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट है जैसे ग्लूकोज, उसकी अवेलेबिलिटी भी कम हो गई। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ, जब ग्लूकोज बनेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सीमिया की वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज से जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेप्रिवेशन यानी कि हाइपोक्सिया हो रहा था और हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो रहा था, सेल इंजरी हो रही थी। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, किसी सब्सटेंस की पॉइजनिंग हो गई, अनीमिया हो गया, तो उस सब केसेस में भी क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ब्लड लॉस हो गया है, ब्लड की कमी हुई, तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन का भी डेप्रिवेशन हो गया। फिर नेक्स्ट है फिज़िकल एजेंट्स की वजह से हो सकता है। फिज़िकल एजेंट्स जैसे कोई भी मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा, एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर,
टेम्परेचर एक्सट्रीम पे पहुंच गया, या तो वो बिलो मतलब नेगेटिव में एक्सट्रीम पे पहुंच गया या फिर पॉजिटिव में, तो यानी कि वर्न्स की वजह से भी हो सकता है और डीप कोल्ड की वजह से भी हो सकता है। तो दोनों की वजह से हो सकता है, बर्न्स की वजह से भी और डीप कोल्ड की वजह से भी। सडन चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आने की वजह से भी क्या हो सकता है, ट्रॉमा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल इंजरी हो सकती है। रेडिएशन की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक लगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई या ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा, कुछ कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो नेक्स्ट है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग। केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स, इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज और सॉल्ट। हमने ऊपर देखा था ग्लूकोज का मेटाबॉलिक सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ही कम हो रहा है तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिक्रीज होगी। तो ग्लूकोज, सॉल्ट और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सॉल्यूट्स ज़्यादा हो गए तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। ऑक्सीजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ऑक्सीजन डिप्रीविएशन की वजह से सेल इंजरी हो रही है, वैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से भी क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है। पॉइजन्स की वजह से, ट्रेस अमाउंट ऑफ पॉइजन, आर्सेनिक, साइनाइड, मरकरी, पॉइजन्स की वजह से भी हो सकती है सेल इंजरी। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स की वजह से, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई, उसकी वजह से भी हो सकती है। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो सकती है सेल इंजरी। तो बहुत सारे केमिकल कॉजेज हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से भी हो सकती है। अब इन्फेक्शियस एजेंट एक सब माइक्रोस्कोपिक वायरस से लेके एक टैपवॉर्म तक हो सकता है, मतलब एक छोटे से लेके बड़ा तक कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो, जैसे रिकेट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स, टैपवॉर्म्स, ये सब, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। तो वैसे तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन यानी कि ऑटो इम्यून रिएक्शंस और डिसीजेस, उनकी वजह से क्या हो सकती है, जब तक जो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन जब तक वो दूसरे जो बाहर से आ रहे हैं, फॉरेन बॉडीज़ को इनगल्फ कर रही है, तब तक उनको मार रही है, तब तक ठीक है। लेकिन जब सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट रिएक्शन होने लगे तो वो क्या है, सेल इंजरी कॉज कर रहा है, खुद की एंटीबॉडी से खुद के एंटीजन का अटैक हो रहा है, तो वो क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो इस केसेस में भी क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है। जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कोई भी जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया जैसे कि डाउन सिंड्रोम में, या फिर सिंगल बेस पेयर का सब्स्टिट्यूशन हो गया जैसे सिकल सेल एनीमिया में। कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से सेलुलर इंजरी हो सकती है, मतलब प्रोटीन मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हो गई, डीएनए में डैमेज हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया किसी भी न्यूक्लियर सब्सटेंस का, तो कोई भी कॉज हो सकता है। और फिर लास्ट है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस। अब न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा और अंडर नरिश दोनों हो सकते हैं। मतलब अगर अंडर नरिश है तो उसकी वजह से न्यूट्रिशनल की शॉर्टेज हो गई तो बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं, फूड कंजप्शन कम हो रहा है, पुअर डाइट है उसकी वजह से। और लेकिन एक्स्ट्रा नरिश भी हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकती है। अंडर नरिश है तो विटामिन्स, प्रोटीन्स नहीं मिल रही, उसकी वजह से सेल इंजरी और डेथ हो रही है सेल की। लेकिन ओबेसिटी की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है, तो दोनों कॉजेज़ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा नरिश भी और अंडर नरिश भी। तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकती है। तो ये सारे थे कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। ये एक चार्ट है, इससे हम समझेंगे कि सेल इंजरी जो इंजरी हो रही है या डेथ हो रही है उसका प्रोग्रेशन कैसे होता है। जैसे कोई भी सेल है उसका फंक्शन चेंज हुआ, किसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो वो रिवर्सिबल इंजरी हुई है। अभी अगर स्ट्रेस हटा देंगे तो वो वापस से सेम फंक्शन करने लगेगी। तो लेकिन जब रिवर्सिबल इंजरी इरिवर्सिबल इंजरी में चेंज होती है तो उसके बीच में एक पॉइंट होता है जिसे हमने पढ़ा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद क्या है, कोई भी बायोकेमिकल एल्ट्रेशन हो गया जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हो गई। ऐसा डीएनए डैमेज जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो जब भी कोई एल्ट्रेशन होगा तो
इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो रही है इसका मतलब क्या है, सेल डेथ कर रही है। तो क्या होगा, बायोकेमिकल एल्ट्रेशंस होंगे सबसे पहले, फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, फिर लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होंगे, जैसे डीएनए क्लम्प कर रहा था, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था उसका, ये सब। फिर उसके बाद ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गई, ये सारे चेंजेस। तो ये क्या है, इवेंट्स हैं। पहले बायोकेमिकल अल्ट्रेशंस हुए, फिर अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, फिर लाइट माइक्रोस्कोपिक चेंज हुए, फिर लास्ट में क्या हुआ, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए। मतलब जो सॉयल थी उसने क्या किया, नेक्रोसिस कर ली, एपोप्टोसिस कर ली, तो एपोप्टोटिक बॉडीज बना ली, ये सब चीज़ें। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे सेल इंजरी का। तो इसमें सारे मैकेनिज्म एक साथ इंक्लूड किए हैं मैंने। तो सबसे पहले जैसे इस्चीमिया या हाइपोक्सिया हुआ, जैसे इस्चीमिया या हाइपोक्सिया हुआ मतलब सेल को स्ट्रेस मिला, तो क्या हुआ, वो इंजर्ड होना शुरू हो गई। तो क्या हुआ, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन डिक्रीज हुआ, जिस अभी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम कैसे भी करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कंपनसेट कर दें या फिर जो भी स्ट्रेस कंडीशन है उसको हटा दें, तो क्या होगा, सेल नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा, फॉस्फोरिलेशन कम हो रहा है तो एटीपी नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिपरफ्यूजन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम डैमेज होने लगेगा। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम डैमेज हो रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो कैल्शियम है वो बढ़ रहा है, यानी कि साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी एंजाइम्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये कौन सी है, इरिवर्सिबल इंजरीज़ हैं, ये इरिवर्सिबल इंजरीज़ में आ गए। अब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हुआ, प्रोटीएज एक्टिवेट हुआ, फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट हुआ, यानी कि फॉस्फोलाइपेज यानी कि फॉस्फो, और लाइपेज यानी कि लिपिड जो है उसका क्या होगा, फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी, उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा। मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो कम होने लगी, लिपिड टूटने लगी, तो लिपिड ब्रेकडाउन हुआ, तो जिससे क्या हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। ठीक है, प्रोटीएज का एक्टिवेशन हुआ। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन तोड़ेगा, तो जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं उनको तोड़ेगा, उससे क्या होगा, साइटोस्केलेटल इंजरी होगी, जिससे क्या होगा, इनडायरेक्टली मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। अब ऊपर से देखते हैं, एक हमने पढ़ लिया। और इस्चीमिया और हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, इस्चीमिया और हाइपोक्सिया की वजह से एनएरोबिक मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब एरोबिक प्रोसेस नहीं हो पा रही है। अब क्या होगा, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस बढ़ गया, एरोबिक नहीं हो पा रहा है, एरोबिक डिक्रीज हो गया, तो एनएरोबिक बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैक्टिक एसिड बनने लग गया, फॉर्मेशन हुआ लैक्टिक एसिड का, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, लैक्टिक एसिड बनता जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड बना, जिससे एसिडोसिस हो गई, यानी कि पीएच डिक्रीज हो गया 7 से, जैसे नॉर्मल हम बोलते हैं पीएच वाटर का 7 है, तो 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक। तो अब पीएच डिक्रीज होता जा रहा है, बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियर क्लम्प करने लग गया, न्यूक्लियर क्लम्पिंग हुई, न्यूक्लियर क्लम्प करने लग गया। तो न्यूक्लियर क्लम्पिंग कब हो रही थी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हो रही थी। वहाँ पर क्या हो रहा था कि रिवर्सिबल इंजरी में हो रही थी न्यूक्लियर क्लम्पिंग, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था, पहले क्लम्पिंग हो रही थी, फिर फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, फिर लाइसिस हो रही थी, तो अभी क्लम्पिंग हो गई है, ये रिवर्सिबल इंजरी का पार्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, जैसे हमने देखा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कम हुआ था, तो उसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन कम हुआ था, तो हमने देखा था उससे ये वाला पाथवे हम देख चुके हैं, अब ये वाला पाथवे देखेंगे। एटीपी का प्रोडक्शन कम होने की वजह से मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है सिंथेसिस, मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस है वो कम हो गई, और जो एटीपी डिपेंडेंट सोडियम पोटेशियम पंप थी उनका फेलियर हो गया। एटीपी, अब एटीपी बन ही नहीं रहा, एटीपी डिक्रीज होता जा रहा है, यूज़ होता जा रहा है, तो जो उसकी पंप थी उनका फेलियर हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इधर देखते हैं, एटीपी पंप बंद फेल होने से क्या हुआ, सोडियम डिपॉजिट हो गया, मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस रुक गई, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर डैमेज हो गए, यानी कि कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर जो भी थे वो खराब हो गए, जिसकी वजह से कैल्शियम एटीपीएस और सोडियम पोटेशियम एटीपीएस
ये क्या कर रहे थे, एटीपीएस क्या कर रहे थे, उनको ले जा रहे थे, तो ये खराब हो गए, फेलियर हो गया इनका, ये काम करना बंद कर गए, तो जिसकी वजह से कैल्शियम बढ़ गया और सोडियम का अमाउंट कम हो गया, बढ़ गया, कैल्शियम और सोडियम डिपॉजिट हो गया। तो कैल्शियम डिपॉजिशन की वजह से प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी बढ़ गई। हमने वहाँ पढ़ा था जैसे ही साइटोस्केलेटल कैल्शियम बढ़ेगा फॉस्फोलिपेज एक्टिवेशन होगा, प्रोटीएज एक्टिवेशन होगा और उससे क्या होगा, फाइनली मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। ये सब हम पढ़ चुके थे। वही प्रोसेस होगी कि यहाँ पर कैल्शियम बढ़ा था तो उसकी वजह से फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेशन, प्रोटीएज एक्टिवेशन, डिक्रीज मेम्ब्रेन लिपिड, लिपिड ब्रोकडाउन प्रोडक्ट्स, फाइनली क्या होगा, साइटोस्केलेटल इंजरी और फाइनली मेम्ब्रेन डैमेज। तो ये हो गया। और फिर क्या था, सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर गई, यानी कि सोडियम का अमाउंट बढ़ गया। सोडियम क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो सोडियम डिपॉजिट हो गया अंदर, तो अब वो क्या करेगा, अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फ्लूइड भरेगा, तो जिसकी वजह से हाइड्रोपिक स्वेलिंग यानी कि सेलुलर स्वेलिंग हो गई। क्या हो गया, सेलुलर स्वेलिंग हो गई। पर ये क्या है, अभी तक रिवर्सिबल इंजरी हमने पढ़ा था, रिवर्सिबल इंजरी में सेल स्वेल कर रही थी, लेकिन अगर काफ़ी टाइम तक ये रहता है तो स्ट्रेस रहता है तो फाइनली जाकर मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है। लेकिन अभी हमने पढ़ा ये वाला और ये न्यूक्लियर क्लम्पिंग और सेलुलर स्वेलिंग जो रिजल्ट थे वो किसके थे, रिवर्सिबल इंजरी के थे। ये रिवर्सिबल इंजरी है और न्यूक्लियर क्लम्पिंग वाला भी रिवर्सिबल था, लेकिन ये यहाँ तक तो रिवर्सिबल था, फिर बाद में क्या हुआ, मेम्ब्रेन डैमेज हुआ यानी कि इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, एटीपी प्रोडक्शन कम होने की वजह से और क्या हुआ। एटीपी प्रोडक्शन कम होने की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी स्वेलअप कर गए, यानी कि रिवर्सिबल इंजरी। जहाँ पर भी स्वेलअप हो रहा था, किस में हो रहा था, रिवर्सिबल इंजरी में हो रहा था। सॉरी, हाँ, रिवर्सिबल इंजरी। अब फिर उससे क्या हुआ, स्वेलअप होने की वजह से राइबोसोम डिटैच कर गए, यानी कि डिसरप्ट हो गए, तो डिस्ट्रक्शन हो गया राइबोसोम का। हमने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों में ही डिसरप्ट मिलते हैं हमारे राइबोसोम, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस रुक गया। लेकिन अभी भी क्या है, रिवर्सिबल इंजरी है, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है, डिसरप्शन हुआ है और प्रोटीन सिंथेसिस कम हुआ है। लेकिन अगर फर्दर ये स्ट्रेस रहता है तो ये रिवर्सिबल में चेंज हो सकती है, लेकिन ये भी किसका मैकेनिज्म है, रिवर्सिबल इंजरी में लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या हो रहा था, एटीपी प्रोडक्शन कम होने की वजह से आरओएस बढ़ रहे थे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का अमाउंट बढ़ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा था सेलुलर लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड का। मतलब सेल के जो भी लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड थे वो सब डैमेज होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड का लॉस हुआ। और जैसे ही फॉस्फोलिपिड का लॉस हुआ तो क्या होगा, लिपिड ख़त्म होने लग गया, मेम्ब्रेन में लिपिड कम हो रहा है, यानी कि लिपिड मेम्ब्रेन इंटैक्ट थी अभी तक, जो मेम्ब्रेन वो डिसरप्ट होने लग गई। तो क्या हुआ, ये इरिवर्सिबल इंजरी का एग्जांपल हुआ कि मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो गई और फाइनली मेम्ब्रेन डैमेज हो गई। तो ये सारी प्रोसेस हो गई मेम्ब्रेन डैमेज तक। एक बार न्यूक्लियस देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल इंजरी थी उसमें तो न्यूक्लियर की क्लम्पिंग हो रही थी, वो तो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं प्रोसेस क्लम्पिंग वाली। अब हमें देखना है इरिवर्सिबल में क्या हो रहा था, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलेसिस, तो हम वो देखेंगे। तो मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से क्या हुआ, लाइजोसोमल मेम्ब्रेन जो डैमेज हो गई और उससे क्या हुआ, एंजाइम लीक कर गए। रिवर्सिबल इंजरी जब तक थी तो वहाँ पर क्या हो रहा था, ऑटोफैगी हो रही थी, लाइजोसोम अपने अंदर ले जाकर डाइजेस्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लाइजोसोम बस्ट कर गया, लाइसिस हो गई उसकी, तो उसकी वजह से एंजाइम्स लीक हो गए। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटने की वजह से जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स थे वो भी क्या हो गए, बाहर आ गए। तो अब क्या होगा, एंडोन्यूक्लियस होने लग, एंडोन्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डैमेज होने लग गया। न्यूक्लियस का डैमेज होगा 3 स्टेप्स में, पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस एंड कैरियोलाइसिस। पिक्नोसिस यानी कि कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग होगी न्यूक्लियस की। कैरियोरेक्सिस, अब उसके जो क्लम्प हुआ था अब उसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, अब वो टूटने लग गया। फिर क्या होगी, कैरियोलाइसिस, यानी कि जो फ्रेगमेंट्स
बने थे बहुत सारे न्यूक्लियस के, अब वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, लाइसोसोम टूटकर वो सब डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ सेल इंजरी, दोनों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल के कुछ थे और इरिवर्सिबल के कुछ थे। तो ये कंप्लीट हो गया सेल इंजरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल डेथ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ do like, comment and share and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.